नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ घंटे पहले, यानी कि कल देर रात, उन्होंने एक ट्वीट लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई एच शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यानी कि राष्ट्रपति हैं यूए के, उनको मैंने ईद की बधाइयां दी। उसके अलावा वो लिखते हैं कि वी डिस्कस द करंट सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, reiterated India's strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives and damage to civilian infrastructure. ये नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है। We agreed on the importance of ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz. We will continue to work together for the early restoration of peace, security and stability in the region. अब बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जान रहे हैं, और सब कुछ हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमारे जहाज फंसे हैं वो इतना आसान नहीं है वहां से निकालना, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट को ईद की बधाइयां देते हुए मोदी जी ने ऐसी कौन सा मैजिक, यानी कि जादू कर दिया है, जिसके लिए वो कह रहे हैं और अपने ट्वीट में जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने वी अग्रीड, यानी कि हम मान रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सेफ और फ्री पैसेज जरूरी है। ये तो सभी मान रहे हैं, इसमें नई बात मोदी जी ने क्या कह दी है? तो क्या मोदी जी अब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हम और यूएई मिलकर निकालेंगे ये चीज, या फिर वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे हाथ में समाधान आ गया है, अब इस लड़ाई को हम रोक सकते हैं? क्योंकि बाद में वो लास्ट लाइन में ये भी लिखते हैं, अगर आप उस ट्वीट को देखें, वी विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर फॉर द अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये तो ऐसा लग रहा है कि लाइन लिखने के लिए मोदी जी ने लिख दिया है, लेकिन पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आएगी कहां से, जब वो एक शब्द मुंह से अपने खोल नहीं सकते, ना वो इसराइल से दो टूक कह सकते हैं और ना अमेरिका से। तो यूएई के राष्ट्रपति से बात करके कौन सा जग जीत रहे हैं मोदी जी? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस ट्वीट में वो क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मोदी जी इस ट्वीट में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो ये बताने की अब देश को कोशिश कर रहे हैं कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो गतिरोध बना हुआ है, अब उसको मैं तोड़ूंगा, बिल्कुल जैसे कि यूक्रेन के समय हुआ था कि पॉपा वॉर रुकवा देंगे, तो अब क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मोदी जी खुलवाएंगे? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए सबसे पहली बात, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए आप बीच में पढ़ना चाहते हैं तो यूएई का उसमें कोई रोल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान नाम का नाग बैठा हुआ है। आप ईरान को कहिए कि आप नाग हट जाओ तब तो समझ में आता है, वो तो आप कह नहीं रहे हैं। आप तो उस ईरान नाम के नाग के सामने रोज हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया एक टैंकर भेज दो, एक टैंकर भेज दो। दूसरा, हॉर्मूज के खेल में ये युद्ध अमेरिका लड़ रहा है, तो हॉर्मूज जो है उसका यूएई से कोई लेना देना नहीं है। हॉर्मूज जो खाड़ी है वो ईरान के पास है, ईरान के कंट्रोल में है। इसीलिए इसमें यूएई से बात करने का कोई तुक नहीं दिखता है कि यूएई से बात करके आप हॉर्मूज खुलवाइएगा। हॉर्मूज का यूएई से कोई लेना देना नहीं है। हॉर्मूज के ऊपर यूएई का कुछ चलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक ईद आया नहीं है, ईद आने में भी 2-4 दिन बाकी हैं। और आप ईद की अभी से आया नहीं है और आप बधाई दे रहे हैं। और अगर आपको बधाई देना है तो केवल यूएई को क्यों देते हैं? बगल में ओमान भी इस्लामिक देश है, सऊदी अरब भी इस्लामिक देश है, कुवैत भी इस्लामिक देश है, कतर भी इस्लामिक देश है, ईरान भी इस्लामिक देश है, इराक भी इस्लामिक देश है, कुवैत भी इस्लामिक देश है, जॉर्डन भी इस्लामिक देश है। इन सभी देशों के ऊपर इस युद्ध में बमबारी हो रही है, तो उनके साथ भी आप बात करते, उनको भी ईद की बधाई दे देते, तो उनको तो आपने दी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये ट्वीट नहीं है, ये कहीं बाहरी दबाव का बहुत बड़ा ये कोई दबाव है, ये दबाव का नतीजा आप देख रहे हैं। क्योंकि हुआ यह है कि हमें पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ट्रेड डील के बाद और खास करके एप्स्टीन फाइल के बाद भारत पूरी तरह से अमेरिका जो कहता था उस पर निर्भर था। खास करके ऊर्जा के मामले में अब अमेरिका जो ऊर्जा जहां से हमको लेने के लिए कहता था, हम वहीं से ऊर्जा लेते थे। अमेरिका कहता था कि आप रशिया से ऊर्जा मत लो, हमने लेना छोड़ दिया। अमेरिका ने हमको कहा कि ईरान के चाबहार से निकल जाओ, हम निकल गए। तो हम पूरा का पूरा अपने ऊर्जा के लिए हम अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गए थे। अमेरिका जहां से कहता था हम वहां से ऊर्जा ले रहे थे। अचानक पिछले 72 घंटे में जब हमको समझ में आया कि हम बात तो मान रहे थे अमेरिका की, लेकिन मेरे घर में जो टोटी है, जो नल है जिससे हमको तेल आता है, वो टोटी पर तो ईरान नाम का सांप आके बैठ गया है। अब वो सांप के बिना तो आप वो टोटी खोल नहीं सकते। तो अचानक पिछले 72 घंटे में
भारत सरकार ईरान के साथ बातचीत में लग गई, ईरान के साथ हाथ पैर जोड़ने लगी कि भैया हमारा एक टैंकर छोड़ दो, एक टैंकर छोड़ दो। और ईरान ने भी भलमानसाहत में या किसी भी कारण से आपको एक एक टैंकर करके छोड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आप ईरान के साथ टैंकर का व्यवहार शुरू करते हैं, तो ध्यान में रखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान का है। आज आपने एक टैंकर लिया, कल आप 2 टैंकर लेंगे। इसी तरह का अगर हॉर्मुज की खाड़ी जिस तरह से रुकी हुई है, महीनों तक रुकी रह सकती है। धीरे धीरे हो सकता है भारत और ईरान के बीच में फिर से संबंध बन जाए, भारत ईरान से तेल लेना शुरू कर दे। तो ट्रंप साहब को तो समस्या हो जाएगी कि ट्रंप साहब कहेंगे कि हमने बहुत मुश्किल से तो भारत को अपने पाले में लिया था, ऊर्जा के लिए पूरा का पूरा अमेरिका पर निर्भर करवाया था, ईरान से भी हटवाया था और रशिया से भी हटवाया था, वापस ईरान के पाले में जाके बैठ जाएं। इसीलिए फिर से इनको धमकी अंदर खाने में आई होगी। वो एप्स्टीन फाइल की धमकी हो सकती है, वो ऑपरेशन सिंदूर की अदानी की धमकी हो सकती है, भारत के एक रॉ का एजेंट एफबीआई के चक्कर में फंसा हुआ मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसकी धमकी हो सकती है। आरएसएस को अमेरिका की एक संस्था ने सरकारी संस्था ने, एक ऐसी संस्था है जिसको बैन किया जाना हो, नहीं, तो ऐसी आप रिपोर्ट ये है। कह तो रहे हैं, ऐसे नहीं तो सिद्धार्थ आप ये कह रहे हैं कि क्या ट्रम्प के दबाव में आकर यूएई के राष्ट्रपति से मोदी जी ने बात किया होगा और अब शांति की और स्टेबिलिटी की वो बातचीत कर रहे हैं? ये शांति स्टेबिलिटी की बात नहीं है। ये आप देखिए, इसका यही मैं कहना चाह रहा था कि इस पूरे ईरान युद्ध में 4 पात्र हैं। एक तरफ तो ईरान है, आप तो ईरान को छोड़ दीजिए, वो तो केवल और केवल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसने खुद बमबारी नहीं की, उसके ऊपर बमबारी हुई है, वो तो केवल रक्षात्मक रवैया अपनाया हुआ है। दूसरे तरफ है, एक है इसराइल, एक है अमेरिका, और तीसरे जीसीसी स्टेट्स कहा जाता है। जीसीसी मतलब जो आपके अरब के राज्य हैं, देश हैं, यूएई है, ओमान है, सऊदी अरब वगैरह है। तो मुख्य रूप से ये 3 पात्र हैं। इसराइल इस युद्ध को जारी रखना चाहता है क्योंकि उसके लिए वैचारिक विषय है। उसके अनुसार अगर ईरान खत्म हो, क्योंकि आज के तारीख में मध्य पूर्व के जितने भी देश हैं, इस्लामिक देश, सबके ऊपर कंट्रोल अमेरिका का है। अमेरिका और इसराइल जुड़िया जुड़वा भाई जैसे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर कब्जा नहीं है। तो और ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, और जिसके पास तेल होता है उसके पास आज नहीं कल ताकत भी आ जाती है, क्योंकि व्यापार होता है, लाभ होता है। तो इसराइल का मानना है कि अगर उसको मध्य पूर्व में दादागिरी करनी है, तो ईरान सबसे बड़ा उसके लिए कांटा है। तो वो अमेरिका के द्वारा ईरान को खत्म करना चाहता है, इसीलिए इसराइल वैचारिक कारण से ये युद्ध जारी रखेगा। दूसरी तरफ अमेरिका है, उसको इस युद्ध में क्योंकि तेल का लाभ है, और दूसरा जिस 15 दिन में जिस तरह से ईरान ने इनको जवाब दिया है, इनके इज्जत पर आ गई है, इसीलिए ये भी इस युद्ध को अगले अगले कदम पर ले जाना चाहते हैं। और तीसरे जितने भी तो एक मध्य चीज पूर्व। जो बड़ा हैरान करती है सिद्धार्थ, कि ईरान पर भी बमबारी हो रही है, ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान में कितना एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, मोदी जी उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूएई में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अरब एमिरेट्स में जो जिस तरीके का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स, डैमेज, उसको वो कंडेम कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि वी अग्रीड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग सेफ एंड फ्री नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं पूरा ये ट्वीट फिर से पढ़ती हूँ ताकि दर्शक भी से समझ लें। कल ये रात को 9:34 का ट्वीट है, और इसके बहुत सारे ट्वीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लगभग 6,000 के करीब। स्पोक विथ माई ब्रदर एच Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, and conveyed advanced Eid greetings. We discussed the current situation in West Asia, reiterated India's strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives and damage to civilian infrastructure. We agreed on the importance of ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz. We will continue to work together for the early restoration of peace, security, and stability in the region. जी सिद्धार्थ, अभी भी कोई क्लियर स्टैंड लेते हुए मोदी जी नजर नहीं आ रहे हैं। बस ये लग रहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कूदने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये जो मध्य पूर्व का युद्ध है, ये कोई दो पक्षों के बीच में नहीं है कि सीधा आप व्हाइट एंड ब्लैक में समझिएगा। ये बहुत बुरा रायता फैला हुआ है, इसको 4D चेस कहते हैं। कल ट्रम्प साहब भी मान गए कि मेरे साथ कोई 3D चेस खेल रहा है। मैं 3D नहीं, ये 8 डायमेंशनल 15 डायमेंशनल चेस है। इसीलिए इसको बहुत आसानी से आप इधर या उधर में नहीं समझ सकते, इसकी प्रक्रिया समझनी होगी। तो इसीलिए मैं जो कह रहा था कि एक तो मैंने कहा इसराइल ये युद्ध आगे जारी चाहेगा क्योंकि वैचारिक उसके लिए जरूरत है। अमेरिका जारी रखना चाहेगा क्योंकि ईरान का तेल, प्लस ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है उसकी इज्जत पर आया हुआ है।
जो तीसरे ये जो खाड़ी के देश हैं, जिसमें कि ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये सब देश आप ध्यान में रखिएगा, ये कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि ये युद्ध जारी रहे, क्योंकि अगर इस युद्ध में अमेरिका हार जाता है या अमेरिका किसी कारण से इस युद्ध से बाहर चला जाता है, तब तो इनके देश में इनकी ही जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर ईरान हमला भी कर रहा है। तो अब ये बात यह है कि इसमें जो तीन पार्टी हैं, अमेरिका, जीसीसी के जे देश जो कि राजशाही से चलते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, और अमेरिका, ये तीनों देश चाहते हैं कि ये युद्ध आगे बढ़े। अब ये युद्ध आगे बढ़ेगा तो इसका नतीजा सबको पता है, हॉर्मूज ही चाबी है। हॉर्मूज जब तक दुनिया नहीं खुलवाएगी, अमेरिका जब तक हॉर्मूज को नहीं खुलवाएगा, यह अमेरिका इस युद्ध को जीता हुआ नहीं घोषित कर सकता, क्योंकि हॉर्मूज के ऊपर ईरान बैठा हुआ है। अब अमेरिका के साथ समस्या यह है कि ट्रंप साहब भले हॉर्मूज खोलना चाहते हूं, उनकी उनकी सेना जानती है कि हॉर्मूज खोलना इतना आसान नहीं है, हॉर्मूज के पास जाते ही वो मर जाएंगे, इसीलिए उनकी सेना हॉर्मूज से दूर हट गई है। और अमेरिका का सारा जंगी बेड़ा 1000 किलोमीटर हॉर्मूज से पीछे चल रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ है। अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने अपने नेटो के देशों के को और दुनिया भर के देशों को कहा कि तुम आओ हॉर्मूज खुलवाओ, तो ऑस्ट्रेलिया से लेके, साउथ कोरिया से लेके, जापान से लेके, हमें कनाडा से लेके, इंग्लैंड से लेके, फ्रांस से लेके, जापान, जर्मनी से लेके, इटली से लेके, स्पेन से लेके, सारे देशों ने कह दिया हॉर्मूज के लफड़े में हमको नहीं पड़ना है। अब दिक्कत यह है कि जिस दिन भी अमेरिका इस युद्ध में हॉर्मूज को जबरदस्ती खुलवाने के लिए अपनी नौसेना को भेजेगा, क्योंकि इज्जत का मामला है, उसको कोई ना कोई समर्थन के लिए चाहिए। इसीलिए मेरे ख्याल से ट्रंप साहब दबाव डाले हुए हैं भारत सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, कि मेरी एक यूएसएस ट्रिपल ई नाम का जहाज है, जिसमें कि 3000-4000 सैनिक हैं। उनकी खासियत यह है कि वो पानी से ही जमीन पर हमला करते हैं। आज की तारीख में वो सिंगापुर के आसपास, मतलब भारत के मलक्का स्ट्रेट के आसपास हैं। अगले 1 हफ्ते 10 दिन में वो हॉर्मूज के पास पहुंचेंगे। वो अगर कोशिश करेंगे हॉर्मूज खोलने का, तो अमेरिकी नेवी को मदद चाहिए होगी। इसीलिए हो सकता है भारत से वो सैद्धांतिक मदद, राजनीतिक मदद, यहां तक कि नौसैनिक मदद की मांग कर रहे हों। इसीलिए इसकी ये एक कॉन्टेक्स्ट, इसका एक कहते हैं ना बेस बनाने की बात है। क्योंकि सबसे आश्चर्यजनक बात इस ट्वीट में आप जब दिखा रहे हैं, आप यूएई से बात कर रहे हैं, और यूएई से बात करते समय आप हॉर्मूज की चर्चा कर रहे हैं। हॉर्मूज का कोई लेना देना नहीं है यूएई से, लेकिन आप अगर, इसका मतलब है ट्रंप साहब ने आपको हॉर्मूज में खींच लिया है। आप भी हॉर्मूज नहीं जा सकते। जब अमेरिका की खुद की उनकी सेना नहीं जा पा रही है, जहां पर बड़े बड़े धुरंधर नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर आप कैसे जाएंगे? लेकिन दिक्कत यह है कि दबाव आ गया है अब, क्योंकि ट्रंप साहब के पास कोई ना कोई उनको साथ में चेला चाहिए, उनको कोई ना कोई चाहिए साथ में हॉर्मूज में घुसने के लिए। कोई उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, इसका उनकी खुद मतलब, की सेना आने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आपको घसीट रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब अगर एक आम आदमी को सिंपल लैंग्वेज में समझना हो सिद्धार्थ, तो क्या ट्रम्प के कहने पर मोदी जी कूद पड़े हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब हम शांति बहाली का काम करेंगे जो अमेरिका नहीं कर पाया? नहीं, आप कूदे नहीं है, ट्रंप ने आपको धक्का दे दिया है हॉर्मूज नाम के गड्ढे के अंदर। आप कूदते तो समझ में आता। हम्म। ट्रंप ने जबरदस्ती आपको हॉर्मूज नाम के गड्ढे में धकेल दिया है। अब हम्म। समझदारी ये है कि हॉर्मूज में जो भी होगा अगले हफ्ते 10 दिन तक तो नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी सेना को जिस जहाज की जरूरत है हॉर्मूज खोलने के लिए, वो जहाज को अभी पहुंचने में 1 हफ्ता है। 1 हफ्ता भारत के पास है इस गड्ढे से निकलने का, क्योंकि हॉर्मूज कोई भी पहुंचेगा, दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना भी हॉर्मूज पहुंचेगी, तो हॉर्मूज खोलना इतना आसान नहीं है। आपके घर के पानी के टोंटी पर अगर नाग बैठ गया है, निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है नीलू जी, बहुत। कोई भी सोच लिए, हॉर्मूज एक ऐसी जगह है, वो नाग बैठ गया है, और दुनिया के कोई दूसरे देश इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, हॉर्मूज से सिर्फ दुनिया का 20% तेल निकलता है, इसका मतलब 80% तेल दूसरे जगह से निकलता है। तो मान लीजिए यूरोप के देश हैं या ऑस्ट्रेलिया के देश हैं, हॉर्मूज अगर रुक भी जाता है तो उनको थोड़ी समस्या होगी, लेकिन वो तेल कहीं दूसरे जगह से ले लेंगे। कोई नॉर्वे से गैस ले लेगा, कोई कनाडा से पेट्रोल ले लेगा, कोई रशिया से तेल ले लेगा। हॉर्मूज को दूर से ही नमस्कार सब लोग कर देंगे कि भैया उसमें जाके उस गड्ढे में गिरेंगे, बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है, बहुत ज्यादा। अगर कोई भी सेना वहां पर, कोई भी सेना, अमेरिकी सेना हो, अमेरिकी सेना की मदद करने के लिए कोई भी सेना जाए,
जिस दिन हॉर्मूज के अंदर ये लोग अंदर घुसेंगे, वहां पर हजारों हजार सैनिकों का खून खराबा होने की संभावना है। ये उतनी आसान चीज नहीं है जितना समझ के रखा है। मेरे ख्याल से ये हॉर्मूज से दूर रहना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या कीजिएगा, एप्स्टीन फाइल वगैरह का दबाव इतना ज्यादा है कि उसको गड्ढे में जबरदस्ती हॉर्मूज के गड्ढे में ठेल दिया, ऐसा लगता है मुझे। मेरे ख्याल से अभी भारत के पास एक हफ्ता है इस गड्ढे से निकल जाए, नहीं तो हॉर्मूज गड्ढा नहीं है, हॉर्मूज एक ऐसा ऐसा कुआं है जिसके अंदर बहुत सारे नाग सांप बैठे हुए हैं। नहीं लेकिन आप मोदी ऐसे जी ने कुएं में जा रहे हैं जहां पर नागों का भंडार है। नहीं लेकिन मोदी जी ने ये सोचा होगा, क्योंकि वो लिख के ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई देखिए हमने यूएई के राष्ट्रपति से बात किया है, हमने ये समझौता कर लिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सेफ पैसेज निकालेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अब खुद तो वो कूदना नहीं चाह रहे थे, पहले उन्होंने सोचा था कि हम शांत रह के सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी और हम फिर आवाजाही शुरू हो जाएगी। अब मोदी जी के लिए वाकई में प्रॉब्लम शुरू हो गई, अब उनसे ट्वीट भी करवा दिया गया है। तो अब होगा क्या अंत में आके, मेरा आखिरी सवाल है अब आपको, कि अब अंत में क्या मोदी जी के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि ट्रंप ने उनको धक्का दे दिया है कि जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कूद जाओ और अब तुम ही सॉल्व करो चाहे जैसे तैसे। तो अब अगर सॉल्व नहीं नहीं नहीं, हुआ तो फिर क्या होगा मोदी जी का? मेरे ख्याल से एक हफ्ते में भारत हॉर्मूज के गड्ढे से जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ठीक है दबाव कल आ गया था, इनको भी समझदारी है कि अभी तो मतलब गड्ढे में धक्का तो दिया है, लेकिन अभी एक हफ्ता है उस गड्ढे में, वो जो नाग सांप है उसको आपको डसने में अभी एक हफ्ता है, क्योंकि जब तक अमेरिका का वो यूएसएस ट्रिपल ई नहीं आता है और जब तक अमेरिकी सेना को ये हिम्मत नहीं होती है कि हाँ हम यूएसएस ट्रिपल ई को हॉर्मूज नाम के किल बॉक्स, उसको जो कहते हैं ना वो सुसाइड गेम में उतारे, मतलब वो एक ऐसा गड्ढा है, वो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में घुसाने की जब तक हिम्मत नहीं होती है तब तक समय है। इनको लगा कि ठीक है ट्रंप साहब का दबाव आ रहा है, ठीक है आज का दबाव झेल लेते हैं, वो कह रहे ना एक ट्वीट कर देते हैं ताकि एक हफ्ते तक मेरा सरदर्द नहीं रहे। मेरे ख्याल से अंदर अंदर खाने में भारत सरकार उस गड्ढे से जल्दी निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको भी पता है हॉर्मूज का गड्ढा गड्ढा नहीं है, वो एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर हजारों सैकड़ों हजारों नाग सांप बैठे हुए हैं। मतलब पूरा का पूरा ईरान ने अपने अपना ऐसा योजना वहां पर हॉर्मूज में बना के रखा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश वहां नहीं पहुंच रहे, देश तो छोड़िए खुद ट्रंप की सेना सैनिक वहां पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। वहां पर कोई मूर्ख ही होगा जो वहां पर जाएगा। इन्होंने वो गड्ढे में धक्का तो दे दिया है, लेकिन जल्दी से ईरान को हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया गड्ढे में गिरा हूं लेकिन मैं एक दो दिन छोड़ दो मुझे, मैं निकल जाऊंगा, तुम जानो तुम्हारा हॉर्मूज जाने, हमें कोई लेना बिल्कुल। देना नहीं है। चलिए, बड़ी रोचक सी स्थिति हो गई, लेकिन सबसे बड़ा ये बात है कि ये जो संकट है इससे उभरेंगे कब, ये बड़ा सवाल है। एलपीजी गैस सबकी किल्लत है, इसके बीच में मोदी जी रोज फोन पे बातचीत भी कर रहे हैं, ये तो है कि फोन पे बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस संकट से उभरेंगे कैसे, कब निकलेंगे, क्या वाकई में ये लड़ाई रुकवा पाएंगे मोदी जी? क्योंकि अब ये जैसा सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रंप ने धक्का तो दे दिया है, लेकिन हम निकलेंगे कहाँ से, कैसे सारा ये संकट रिजॉल्व होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।